टाइम लग गया, 2 बच्चे रहेंगे। मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। आ रही है ना? ठीक है बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से क्लास थोड़ा लेट हो गई बेटा। ये बाकी बच्चे और जुड़ जाओ। ठीक है बेटा, जुड़ते रहेंगे बच्चे, अपन चलते हैं क्योंकि टाइम बेकार नहीं करना है। सेकंड जो अपना चैप्टर है उसका हम अध्ययन करना आपने स्टार्ट कर दिया है, और एक ग्राफिकल जो मैंने आपको एक सारणी बनाई कि हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद में बात की कुछ वंश, ऐसे वंश आए जो भारत में आकर उन्होंने शासन किया, और अंतिम जो मैंने सारणी में जो चीज छोड़ी थी वो छोड़ी थी आपके मौर्य वंश, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या बनता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने क्या किया था कि जो नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद, उनको क्या कर दिया था 321 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया, और उनकी जगह जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो शासन गद्दी पर बैठ गए, और उसके साथ ही मौर्य साम्राज्य की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। अब उसके बाद देखिए आप, जैसे किसी भी इतिहास को जानने के स्रोतों की अगर हम बात करें, भाई अध्ययन करना है हमें, इतिहास से रिलेटेड किसी चीज का अध्ययन करना है, तो उन चीजों की जानकारी हमें किन स्रोतों से मिलती है, यानी अध्ययन के स्रोत, चाहे आपके अभिलेख हो, सिक्के हो, शिलालेख हो या भवन हो, इन सभी से हमें पुराने इतिहास को जानने में मदद मिलती है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, आप किसी हेरिटेज पैलेस में गए, ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक स्थल के बाहर बड़े से पत्थर के ऊपर उस इमारत के बारे में लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल गुदा हुआ, गड्ढा करके जो लिखते हैं ना, वैसे कुछ लिखा हुआ रहता है, उस जगह का पूरा इतिहास वहां पर आप क्या कर लेते हैं, जांच लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको उस पूरी चीज के बारे में क्या लग जाता है, पता लग जाता है। तो कहने का मतलब कि इतिहास को जानने के लिए या इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे सम्राट अशोक थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अभिलेख लिखे। अब अभिलेख लिखे वो तो खत्म हो गए, वो तो मर गए, लेकिन उनके बाद में उनके शासनकाल की जानकारी, उनके शासन की जानकारी, उन्होंने जनता के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए, राज्य की उनकी नीतियां क्या क्या थी, तो इस चीज का पता हमें कैसे चला, कैसे, क्योंकि जब वो अपने शासनकाल में थे तो उन्होंने अपनी इन उपलब्धियों को या अपनी बातों को शिलालेखों के ऊपर या अभिलेखों के द्वारा लिखवा दिया था, छपवा दिया था, जो आज हम पढ़ते हैं, और उनसे हमें पता लग जाता है कि अशोक शासक थे, कहाँ के शासक थे, उन्होंने जनता के कल्याण के लिए क्या कार्य किया। तो कहने का मतलब बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को कहां पर लिखवा दिया था, अभिलेखों के द्वारा लिखवा दिया था। यहां तक समझ में आ गया बेटा? बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लेते हैं। कॉपी पेन रखते हो ना साथ में? यस सर। है ना, वो रखा करो, जैसे जैसे मैं बोर्ड पे कोई चीज लिखूं उसको आप लिखते रहना। अगला टॉपिक क्या है आपके, प्रिंसेप ऑफ प्रियदर्शी। प्रिंसेप और प्रियदर्शी, ये लो अगला टॉपिक है। जो भी चीजें हैं मैं बताऊं उसको आप क्या करेंगे, लिखते जाना। यानी कि प्रिंसेप, प्रिंसेप तो एक व्यक्ति है, और ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अब जो प्रिंसेप व्यक्ति है, इनका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप।
एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे ये, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का, बेटा समझते रहना, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया 1830 में, यानी कि सन 1830 में जो जेम्स प्रिंसेप थे, यानी इसके दशक में, एक लिख रखा है दशक, तो दशक का मैंने आपको बेटा बता दिया था, मतलब कि जहां ये चीज खत्म हो रही है इसके आगे आने वाले 10 साल, तो 1830 से 1840, ये लो, ये दशक हो गया। समझेंगे आप, दशक का मतलब कि जो लास्ट सन खत्म हो रहा है उसके आगे आने वाले 10 साल। तो इस दशक में इस जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया कि जो एक लिपि होती थी, प्रमुख रूप से 2 लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी, ये 2 लिपियां थी। यानी कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया 1830 के दशक में जो 2 लिपि थी, ब्राह्मी और खरोष्टी, इन लिपियों का क्या किया, अर्थ निकाला। लिपियों का अर्थ याद रखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप ने जो ब्राह्मी लिपि थी और जो खरोष्टी लिपि जो लिखी गई थी, लिपि लिखावट, उसका क्या किया इस जेम्स प्रिंसेप ने, क्या निकाला, अर्थ निकाला। ठीक है, और इसने जाना कि जो प्रारंभिक अभिलेख थे, आरंभिक अभिलेख, यानी कि जो प्रारंभिक, जो पहले के, सबसे पहले के जो अभिलेख लिखे हुए मिले हैं वो इन दोनों लिपियों से लिखे हुए थे। यानी कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में जान लीजिए आप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने 1830 के दशक में क्या किया, जो 2 लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी, इसका अर्थ निकाला। इन्होंने इसका क्या निकाल लिया, अर्थ निकाल लिया। और अर्थ निकालने के बाद पता चला कि जो भारत के जो प्रारंभिक अभिलेख थे, चाहे वो राजा अशोक के समय के हो, बौद्ध या जैन धर्म से रिलेटेड हो, ये सभी जो अभिलेख है, प्रारंभिक अभिलेख, वो किन लिपियों में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी लिपि में। ठीक है, और इन जो लिपियां थी, इन लिपियों का जो प्रयोग था वो सिक्कों में किया गया है, सिक्कों व अभिलेखों, ये लो। यानी कि ये जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है लिखना, ये लिखावट कहां मिली, सिक्कों के ऊपर, और जो प्रमुख उस समय के जो अभिलेख थे उनके ऊपर इसकी जानकारी मिली है। ठीक है, और फिर देखो यहां पर एक शब्द आया है प्रियदर्शी। तो जब जेम्स प्रिंसेप इस खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज का पता लगाया कि जितने भी अधिकतर जो सिक्के थे या अभिलेख थे, उनके ऊपर एक शब्द लिखा हुआ है पियदस्सी। याद रखेंगे कि जेम्स प्रिंसेप ने जब खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के बारे में पता लगाया, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका अर्थ निकाला, तो उन्होंने अर्थ निकालने के बाद में इस चीज का पता लगाया कि अधिकतर जो सिक्के थे, अधिकतर जो भी सिक्के थे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी अभिलेख थे, उन सभी के ऊपर एक शब्द लिखा हुआ था पियदस्सी। यानी कि जितने भी सिक्के अधिकतर मिले हैं या अभिलेख मिले हैं, उनके ऊपर ये चीज लिखी हुई है। और पियदस्सी का मतलब था उनके हिसाब से, उस समय जब अर्थ निकाला, तो इसका मतलब था देखने में सुंदर दिखने वाला राजा। याद रखेंगे पियदस्सी का मतलब क्या है, पियदस्सी का मतलब है कि देखने में सुंदर दिखने वाला राजा। तो जितने भी जो सिक्के और अभिलेख मिले हैं, इनमें जो पियदस्सी शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब क्या निकला कि ऐसा राजा जो देखने में कैसा लगता हो, सुंदर लगता हो, या फिर ये कह सकते हैं मनोहर मुखाकृति, मनोहर मुखाकृति, यानी कि जिसका मुख बहुत सुंदर दिखता हो, जिसके मुख जो है बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हो, ऐसा राजा। यानी पियदस्सी का मतलब क्या है, मनोहर मुखाकृति वाला राजा, या देखने में सुंदर दिखने वाला राजा। ये समझ में आ गया बेटा।
बेटा समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। लिख रहे हो ना? हाँ यस सर। यानी लिखने का मतलब ये है कि पियदर्शी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। वह पियदर्शी का तात्पर्य क्या है या पियदर्शी का क्या मतलब है? तो आप ये कहेंगे कि जेम्स प्रिंसेप ने जो अभिलेख या जो सिक्के प्राप्त किए उनके ऊपर अधिकांश ये शब्द लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य या जिसका मतलब या अर्थ क्या होता है? देखने में सुंदर दिखने वाला राजा या फिर मनोहर मुखाकृति वाला राजा या व्यक्ति। ठीक है, समझ में आ गया? और जो कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ अभिलेखों में राजा का जो नाम है, राजा का नाम अशोक, ये लो अशोक भी लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। अब अर्थ निकाला तो उसने देखा कि जितने भी अभिलेख हैं या कुछ ऐसे सिक्के हैं जिनके ऊपर एक शब्द बराबर देखने को मिल रहा है, पियदर्शी, जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया। फिर कुछ अभिलेख और कुछ सिक्के ऐसे थे जिसके ऊपर राजा लिखा हुआ था, केवल राजा, और राजा के आगे नाम लिखा हुआ था अशोक। तो इसका मतलब था कि ये जो सिक्का है, जो अभिलेख है, वो किस राजा से संबंधित है? राजा अशोक से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यस सर। धर्म जो होता है अंत में जाकर, हाँ बेटा, यानी अंत में जाकर आपको एक चीज बता दूं, राजा जो अशोक थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। और राजा अशोक की अधिकतर जो जानकारियां हैं वो अपने को मिलती है बौद्ध ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथ, याद रखेंगे कि जो सम्राट अशोक था, जिसने अपने जीवन का अंतिम युद्ध, कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग, उस युद्ध के बाद में उसका मन विचलित हो गया था और अपना धर्म बदल लिया था। तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है बौद्ध ग्रंथों में। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो राजा अशोक है, यानी कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो राजा अशोक है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा था। प्रसिद्ध, ये लो, यहां तक ये चीज कंप्लीट हो गई। यानी कि प्रिंसेप और पियदर्शी का टॉपिक कंप्लीट। ये लो, इसमें समझने की कोई दिक्कत हो बता दीजिए बेटा। कोई समस्या नहीं है या दोबारा बताऊं? सर एक बारी हाँ बेटा, लास्ट वाला वापस बता दो। बेटा मैंने एक चीज बताई आपको, प्रिंसेप जेम्स का आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। 1830 के दशक में उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। ठीक है, और उन्होंने एक चीज देखी कि जो सिक्के और अभिलेख मिले हैं उन पे अधिकांश एक शब्द लिखा हुआ है पियदर्शी, जिसका अर्थ है देखने में सुंदर दिखने वाला राजा या मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, और जो कुछ आरंभिक लेख है, आरंभिक लेख है जितने भी, या जो आरंभिक अभिलेख है, उनके ऊपर जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि से लिखी हुई चीजें मिली है। अब देखिए सिक्कों व अभिलेखों, यानी जितने भी जो सिक्के और अभिलेख है उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है। और कुछ अभिलेखों के ऊपर जो राजा का नाम है वो क्या लिखा हुआ है? अशोक। और मैं एक चीज बता दूं कि जो सम्राट अशोक थे उनका बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा मानना था। अंत में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। राजा अशोक ने अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो जो जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे उनमें किसका जिक्र है? अशोक का। और बौद्ध ग्रंथ राजा अशोक को क्या मानते हैं? एक प्रकार का प्रसिद्ध राजा। ये कंप्लीट। ठीक है, इस चीज से समझ लीजिए, ग्राफ मैंने बना दिया है, कहां कहां क्या लिखा है उससे आप समझ जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यानी कहने का मतलब, और अशोक के जितने भी अभिलेख थे, अधिकतर जो सम्राट अशोक के, और सबसे ज्यादा बेटा याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो अभिलेख लिखे गए हैं ना वो सम्राट अशोक के द्वारा ही लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा। और उन अभिलेखों में जो विशेष रूप से जो लिपि काम में ली गई है वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि लिखी गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है
कि जो ब्राह्मी लिपि है वो अपनी सबसे प्राचीनतम लिपि है, सबसे पुरानी लिपियों में से एक लिपि मानी जाती है ब्राह्मी। और इस ब्राह्मी लिपि से जो सम्राट अशोक थे उनके बहुत से अभिलेखों में इस ब्राह्मी लिपि का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है उसका उल्लेख किया गया है सम्राट अशोक के कई अभिलेखों में। और ये जो लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी गई है, बाएं से दाएं। जो अपन लिख रहे हैं ना भाई, अपन इधर से लिख रहे हैं, ये अपना दाहिना हाथ हो गया, तो दाहिने हाथ से बाएं ओर की ओर। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सबसे प्राचीनतम लिपि है। और इस लिपि में जो अशोक है, अशोक के कई अभिलेखों का रूप इस ब्राह्मी लिपि में है। और ये जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, ठीक है। याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में बेटा मैंने बता दिया आपको कि प्राचीनतम लिपि है, ठीक है। और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि से लिखे हुए हैं और ये लिपि बाएं से दाएं लिखी गई है। अब नेक्स्ट आ जाती है आपके खरोष्टी। खरोष्टी लिपि भी इसके समकालीन ही है, ब्राह्मी से थोड़ा पूरा नया मान लीजिए, पहले ब्राह्मी और फिर खरोष्टी लगभग लगभग। अब ये जो खरोष्टी लिपि है उसमें भी अशोक के कुछ अभिलेख लिखे हैं, जिनमें 2 अभिलेख मुख्य रूप से है। क्वेश्चन कर लिया है कि खरोष्टी लिपि में अशोक के द्वारा लिखे गए 2 अभिलेखों के नाम बताइए। यानी कि खरोष्टी लिपि से अशोक के 2 ऐसे अभिलेख बताइए जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो आप बताएंगे 2 अभिलेख, शाहबाजगढ़ी और मनशहरा। याद रखेंगे, शाहबाजगढ़ी और मनशहरा, ये जो दोनों लेख है, अभिलेख, वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन खरोष्टी लिपि आगे चलकर क्या हो गई थी, लुप्त हो गई थी। यानी कि उस समय लिपि का 2 प्रकार थे, ब्राह्मी और खरोष्टी, ब्राह्मी और लिपि खरोष्टी। लेकिन ज्यादा लेख जो मिले हैं वो कौन सी लिपि के मिले हैं, ब्राह्मी लिपि के। लेकिन कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि के मिले हैं, जिसका मैंने उदाहरण आपको यहाँ पर लिख दिया है। आपकी किताब में नहीं होगा ये चीज, ठीक है, लेकिन आप लिख लीजिए कि खरोष्टी लिपि में अशोक के द्वारा लिखे गए 2 अभिलेख कौन कौन से हैं, शाहबाजगढ़ी और मनशहरा। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। क्या दूं? हाँ। अब देखिए एक शब्द बार बार आ रहा है, अपन बार बार जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें एक शब्द बहुत बार आ रहा है, अभिलेख। अभिलेख और इतिहास का अध्ययन करने में अभिलेखों का बहुत ज्यादा योगदान है। तो हम अभिलेख पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभिलेख के बारे में हम अब जान भी लेते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, आप कॉपी में लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा, या फिर मैं यहां लिखूंगा टाइम लगेगा। लिख लीजिए आप, पत्थर धातु लिख लीजिए, पत्थर धातु, पत्थर धातु, मिट्टी, पत्थर धातु मिट्टी, पत्थर धातु तथा मिट्टी के बर्तन, पत्थर धातु तथा मिट्टी के बर्तन, तथा पत्थर धातु मिट्टी के बर्तन तथा कठोर सतह पर, कठोर सतह पर, कठोर सतह पर, कठोर सतह पर खुदे हुए लेख को, खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है।
ठीक है बेटा, समझ जाइए आप इस चीज को दोबारा से। अभी आप लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। यानी कि पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन और कोई कठोर सतह, उसके ऊपर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। लिख लीजिए आप। लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अभिलेख, अब समझ लीजिए आप कि अभिलेख क्या चीज है। अभिलेख वो चीज है जो किसी पत्थर के ऊपर या कोई धातु, लोहे की चीज, या फिर कोई मिट्टी का बर्तन, या फिर कोई कठोर सतह, उसके ऊपर खुदे हुए लेख, वो चीज क्या कहलाते हैं? अभिलेख। जैसे आप किसी ऐतिहासिक स्थल पे जाते हैं, बाहर एक पट्टिका लगी हुई है, उस पट्टिका के ऊपर देखो, एक तो जनरली चीज क्या होती है कि जैसे मैंने ये चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है, क्या ये अभिलेख है? No, sir. क्यों? खुदी भी नहीं हाँ बेटा, है, खुदी भी नहीं। खुदी हुई नहीं है ना। यानी कि मैंने एक चीज बताई, अभिलेख क्या है कि कोई भी चीज हो, चाहे वो पत्थर हो, कोई धातु हो, या मिट्टी का बर्तन, जिसके ऊपर खुरेद कर कोई चीज लिख दी, वो चीज कहलाती है अभिलेख। यानी खुरेद कर लिखे गया जो भी लेख है वो अभिलेख कहलाता है। आप किसी भी ऐतिहासिक स्थल पे जाइए, बड़े से पत्थर के ऊपर खुदे हुए शब्दों में लिखा हुआ रहता है, खुरेद कर, खड्डा निकाल कर लिखते हैं, वो चीज क्या कहलाती है? अभिलेख। जहां से हमें उस जगह की जानकारी मिलती है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है भाई। अभिलेख की डेफिनेशन हमने जान ली कि अभिलेख क्या है। खुदी हुई कोई भी शब्द या लेख जो कैसे किया हुआ है? खोद कर लिखा हुआ है, वो चीज क्या है? अभिलेख। अब इन अभिलेखों में लिखा क्या जाता है, ये चीज जान लेते हैं। तो ये जो अभिलेख है, इनमें किसी भी प्रकार की राजा ने जो उपलब्धि प्राप्त की, या किसी व्यक्ति ने कोई भी उपलब्धि प्राप्त की, उसको खुरेद कर लिख दिया, उपलब्धियां। कोई भी व्यक्ति ने कोई भी कार्य किया जनहित के लिए, उन कार्यों को लिख दिया, खुरेद कर अभिलेख। अपने विचार कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, जनता को प्रेरणा देने वाले या प्रेरक विचार हो, या किसी प्रकार की कोई शिक्षा हो, वो विचार खुरेद कर लिखना, खोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख। अब पहले क्या होता था? अभिलेख ही होते थे। तो जैसे किसी राजा ने कौन कौन सी उपाधि धारण की, या अपने शासन काल में किसी राजा ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, कि भाई इस राजा ने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, तो वो क्या करता था कि अपनी जो भी उपलब्धि हासिल करता था ना, वो क्या करता था? पत्थर के ऊपर या कठोर सतह के ऊपर खोद कर कोई चीज लिख देता था, खोद कर, कि भाई हाँ इस राजा ने इस क्षेत्र को जीत लिया, इस राजा को हरा दिया, फिर ये प्रतापी राजा बन गया, इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया। तो ये जो भी उपलब्धियां राजा ने प्राप्त किया, व्यक्ति ने प्राप्त की उस समय, तो वो क्या करता था? अपनी उन उपलब्धियों को खोद के क्या कर देता था? लिख देता था। एक तो ये चीज हो गई। प्लस उसने जनता के कल्याण के लिए क्या कार्य किए? पानी की व्यवस्था की, सड़क की व्यवस्था की, सराय जो विश्राम स्थल है उनकी व्यवस्था की, लोगों के विश्राम स्थल बनाए, अन्य कई बावड़ियां खुदवाई या बावड़ी बनवाई। ठीक है, तो जनता के कल्याण के लिए क्या कार्य किए वो भी खोद कर लिख दिया, तो वो चीज क्या हो गई? अभिलेख। प्लस अपने कोई भी विचार, चाहे शिक्षाप्रद विचार हो या प्रेरणाप्रद विचार हो, या कोई भी अपनी बात हो जो खोद कर लिख दी, वो चीज क्या कहलाती है बेटा? अभिलेख। यानी कि पहले हमने अभिलेख की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद में अभिलेखों के ऊपर क्या लिखा गया है, यानी कि जो पत्थर है या धातु है, मिट्टी के बर्तन, कठोर सतह है, उनके ऊपर खोद के क्या लिखा गया है। तो क्या क्या लिखा जाता था?
उपलब्धियां, किसी प्रकार का उनके द्वारा किया गया कार्य और उनके जो विचार है उनको लिखा जाता था। ठीक है, प्लस कुछ चीजें और होती थी, जैसे राजा है, अब राजा के द्वारा किए गए कार्य, राजा के क्रियाकलाप, एक और लिख लीजिए आप, राजा के क्रियाकलाप हो गए, और राजा का विजय अभियान, विजय अभियान, एक एक चीजें याद आ रही है, लिखते जाइए आप। यानी कि राजा की क्रियाकलाप, राजा का जो है वो विजय अभियान, और धर्म में दिए गए दान के लिए, धर्म में दिए गए दान, धर्म में दिए गए दान। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। बेटा समझिए, आप पहले अभिलेख की मैंने बता दी परिभाषा कि भाई पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन या कठोर सतह पर खोद के जो चीज लिखी गई है, जो लेख लिखे गए हैं, वो चीज क्या कहलाती है? अभिलेख। ठीक है, अब अभिलेख में क्या क्या लिखे हुए रहते हैं? उपलब्धियां, कार्य और विचार, इसके साथ साथ कि जो राजा है उसकी क्रियाकलाप, कि राजा ने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या करता है या क्या क्या किया। उसके बाद में उसका विजय अभियान, कि उक्त राजा ने, जैसे सम्राट अशोक ही मान लीजिए, उसने कौन कौन सी जगह पर अपनी विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त कर ली। अब उसने सोचा कि लोगों को पता कैसे चलेगा, भाई मैंने इन इन जगहों को जीता है, तो वो क्या करेगा, अपनी विजय अभियान लिख देगा कि भाई उस जगह मैंने या उस समय में मैंने इस चीज को जीता, फिर यहां पर जीत हासिल की, फिर यहां पर विजय अभियान। तो ये अभियान हो गया, विजय अभियान। और राजाओं के द्वारा धर्म में दिए गए दान, आप देखिए, आप कहीं भी जाइए, कुछ जगह आज तो खैर पेन से या कलर से लिख दिया जाता है कि ये भवन इसके द्वारा बनाया गया है, ये 11,000 रुपए दान दिए गए हैं, लेकिन पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो खुरेद कर अभिलेख लिखे जाते थे, जिसमें बता दिया जाता था कि धर्म के नाम पर इस राजा ने ये चीज दी है या ये धार्मिक दान दिया है। सर बेटा सर आपने जो कल पढ़ाया था ना, वो भी नोट्स में लिखना है क्या? वो बुक में नहीं है। बेटा वो तो लिखना ही है, कल लिखा नहीं था क्या? सर लिखा था, ऐसे पूछना था, वो बुक में नहीं है इसलिए। बुक में है, मेरे पास इसके नोट्स भी हैं, अगर प्रोवाइड होगा तो जो टेक्स्ट मैसेज होता है ना व्हाट्सएप पे, उसी पे टाइप करके भेज दूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं तो आप उसमें से नकल उतार लेना, वो की वो चीज ही। ठीक है ना? कब भेजोगी सर? मैं भेज दूंगा बेटा, जैसे ही थोड़ा सा अपन पहले पढ़ लेते हैं, नोट्स की इतनी आवश्यकता है नहीं। अगर जो चीज यहाँ बोर्ड पे पढ़ाई गई है उसको आप रेगुलरली पढ़ लेंगे ना, तो आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो चीज यहाँ पढ़ा दी उसको आप लिखते जाओ, तो मेरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे आज जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, विस्तार से धीरे धीरे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको ये समझ भी आ रही होगी, जहां तक मुझे पता है समझ में आ रही होगी। भाई ये चीजें हैं। अब ये नोट्स के रूप में अगर आपको चाहिए तो जब भी आपको प्रोवाइड करवाना है आप मुझे बता देना, ठीक है? मैं डाल दूंगा, मेरे नंबर है ग्रुप में, जिसको भी चाहिए मैं उसके हिसाब से उसको जितना जितना पढ़ाया जा चुका है, या एक बार पूरा चैप्टर हो जाए उसके बाद में दे दूंगा। ऐसा कर लेते हैं, तो फिर उसको आप क्या कर लेंगे, अपनी कॉपी में उतार लेंगे। कल मेरे बताने का तरीका इसलिए था, वो चीज किताब में वो चीज है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के है वो, कि भाई पहले क्या था फिर क्या आया। अभी जो पढ़ रहे हो किताब में है कि नहीं है? बेटा अभी जो पढ़ रहे हो किताब में है कि नहीं है? है ना? तो मैंने एक चीज क्या कही थी कि अध्ययन के स्रोत, अध्ययन के स्रोतों में सबसे पहला स्रोत ही हमने देखा अभिलेख, तो आपकी किताब में भी है और वैसे भी है। तो अभिलेख के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अभिलेख ये हो गया, अभिलेख की डेफिनेशन हो गई, अभिलेख की परिभाषा हो गई। उसके बाद में जो अभिलेख है उसमें क्या लिखा गया है या किसके बारे में लिखा गया है, तो आप ये कहेंगे कि लोगों की उपलब्धियां, यानी कि अभिलेखों में जो लोग हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा जाता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लिखा जाता है, उनके जो विचार होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है।
फिर उसके बाद में जो राजा है, राजा की क्रियाकलाप, राजा के द्वारा किए गए जो प्रमुख विजय अभियान और राजा के द्वारा धर्म में दिए गए जो भी दान है उनके बारे में बताया गया है। कुछ अभिलेखों में तारीख भी लिखी हुई है, यानी कि किस समय यह अभिलेख लिखा गया। तो कुछ अभिलेख ऐसे थे या ऐसे मिले हैं जिनमें क्या लिखी हुई है, तारीख भी लिखी हुई है। यहां तक कंप्लीट हो गया? यस सर। मिटा दो बेटा? यस सर। अब देखिए, अभिलेखों के बारे में जान रहे थे। जो प्राचीन अभिलेख थे, यानी प्राचीन का मतलब बहुत पुराने, प्राचीन अभिलेख, यानी कि जो प्राचीन अभिलेख थे, प्राचीन जो सबसे प्राचीन अभिलेख थे वो थे प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा याद रखेंगे, लिख लेना आप कि जो भी प्राचीन अभिलेख थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा क्या होती है, आम जन की भाषा, आम जन की भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो प्रत्येक व्यक्ति बोलता था उस समय में। तो जो प्राचीन अभिलेख हमें मिले हैं, पुराने अभिलेख, वो किस भाषा में थे, प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा का मतलब मैंने आपको क्या बताया, आम जन की भाषा, या फिर आम जनता के द्वारा, यानी सामान्य रूप से सभी लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो कौन सी भाषा कहलाती थी, प्राकृत भाषा। और उस भाषा में ही जो पुराने प्राचीन अभिलेख है वो क्या है, लिखे जाते थे। ठीक है। अब जैसे प्राकृत भाषा हो गई, इसके साथ साथ अभिलेखों में, यानी प्राकृत भाषा तो ज्यादा होती थी, और इसके साथ साथ इन अभिलेखों में, यानी इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत, यानी कि इसके अलावा आपके तमिल, पाली और संस्कृत भाषा के शब्द भी थे। कहने का मतलब यह है कि जो प्राचीन अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत भाषा की डेफिनेशन मैंने बता दी आपको, सबसे पुरानी जो आम जनता के द्वारा, आम लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा प्राकृत, ये तो हो ही गई। इस प्राकृत भाषा के साथ साथ अभिलेखों में कुछ शब्द कौन कौन सी भाषा के आते थे, तमिल भाषा के, पाली भाषा के और संस्कृत भाषा के। यहां तक समझ में आ गया? देखिए बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, देखो, प्राचीन अभिलेख, प्राकृत भाषा, ठीक है। उसके बाद में प्राकृत भाषा का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि आम जन की भाषा, आम लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा प्राकृत भाषा है। तो कुछ जो प्राचीन अभिलेख थे वो किस भाषा में मिले हैं, प्राकृत भाषा में। और उसके बाद में इन अभिलेखों में पाली, तमिल और संस्कृत भाषा के शब्द भी देखने को मिले हैं। और अगली बात कि अभिलेखों के अध्ययन को, यानी कि जो भी अभिलेख हम अध्ययन करते हैं या अभिलेखों को पढ़ते हैं वो चीज क्या कहलाती है, अभिलेख शास्त्र। याद रखेंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। दो शब्द है यहां पर, अभिलेख और अभिलेख शास्त्र। अभिलेख, अभिलेख के मैंने आपको बता दिया, कठोर सतह हो, पत्थर हो, धातु हो, उसके ऊपर खोद कर लिखा गया जो लेख है वो क्या कहलाता है, अभिलेख। और उस अभिलेख को अध्ययन करना या पढ़ना वो चीज क्या कहलाती है, अभिलेख शास्त्र।
समझ में आ गया? यस यस सर। यहां तक हो गया भाई। अभिलेख के बारे में हमने जान लिया, अभिलेख शास्त्र के बारे में हमने जान लिया, और प्रिंस और पारदर्शी की जो चीज शब्द था उसके बारे में भी हमने जान लिया। तो यहां तक ये कंप्लीट हो गया है आपके अभिलेख। ठीक है? हाँ। यस सर। अब देखिए अगला पॉइंट क्या आता है आपके प्रारंभिक राज्य, यानी कि सबसे पहला राज्य कि जो पहले राज्य का स्वरूप होता था वो किस प्रकार का होता था। अब इस प्रारंभिक राज्य में एक टॉपिक आता है आपके जनपद और महाजनपद। जनपद और महाजनपद, ये लिख लीजिए आप। यानी कि प्रारंभिक जो राज्य था उसमें एक टॉपिक आता है आपके जनपद और महाजनपद। अब देखो जनपद जो है वो दो शब्दों से मिला है, जन प्लस पद, यानी कि जन प्लस पद। अब इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनपद तो क्या है और महाजनपद क्या है। एक समय होता है महाजनपद काल, जनपद काल, ये अलग अलग है। तो प्रारंभिक जो राज्य था, प्रारंभिक सबसे पहले राज्य, उसमें दो चीजें हुआ करती थी, एक तो जनपद और एक महाजनपद। अब जनपद को समझ जाएंगे तो महाजनपद के लिए ज्यादा कठिनाई हमारे सामने नहीं आएगी। अब जन और पद है वो दो शब्दों से मिलकर बना है आपके, एक तो जन और एक पद। इसका मतलब क्या होता है? जहां लोग आकर बस जाएं, जहां लोग आकर बस जाएं, यानी ऐसी जगह जहां पर लोग रहते हैं या आकर बस गए हैं, क्या कहलाती है? जनपद। ठीक है? या फिर ऐसे कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग निवास करते हो। ये जनपद हो गया। जनपद के बारे में लिख लीजिए आप। जनपद क्या है? जनपद अर्थात जहां लोग आकर बस जाए या फिर जहां पर लोग निवास करते हैं, क्या कहलाता है? जनपद। यस सर। ठीक है? यानी एक स्थान, एक ऐसी जगह जहां पर लोग आकर क्या है? बस जाएं और या फिर वहां पर निवास करते हो, क्या कहलाता है? जनपद। अब देख लीजिए महाजनपद। महाजनपद, अब ये जनपद जो है वो एक प्रकार की क्या हो गई? जगह हो गई। जनपद एक प्रकार की क्या है? जगह है। अब इस जनपद से ही क्या बन गया? आपके महाजनपद। यानी कि ये कहा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग, ये कहा जाए कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जो कुछ ऐसे जनपद थे जो बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे, बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि ऐसी जगह, भाई जनपद का मतलब है ऐसी जगह जहां पर लोग आकर रहते हो। अब महाजनपद क्या है कि ये जो जनपद थे इनमें कुछ ऐसी जगह थी या कुछ ऐसे स्थान थे जहां पर लोग रहते थे, वो स्थान क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए ये स्थान, तो इनको क्या नाम दे दिया गया? महाजनपद। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, मीटिंग कंप्लीट हो गई, लेफ्ट हो जाइए बेटा, मीटिंग से लीव हो जाइए बेटा।